प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का इस सेशन में स्वागत है। आज हम बीजीय व्यंजकों पर आधारित प्रश्नावली 11.1 का अध्ययन करेंगे। इस प्रश्नावली में हम देखेंगे कि किस प्रकार बीजीय व्यंजकों को लिखा जाता है, किस प्रकार उनके गुणांकों को मालूम किया जाता है, समान और असमान पद किस तरह छांटे जाते हैं और किस प्रकार उनके गुणनखंड किए जाते हैं। तो प्रश्नावली 12.1 का पहला प्रश्न है कि निम्न स्थितियों में बीजीय व्यंजक लिखिए। इसमें हमको बहुत सारी अलग अलग स्थितियां दी गई है और उसमें हमको बीजीय व्यंजक लिखना है। ऐसा का ऐसा काम हम जो हमारी समीकरण वाली प्रश्नावली थी उसमें हम कर चुके हैं। बस उसमें और इसमें अंतर यह है कि उसमें हम बराबर का उपयोग करते थे, बीच में दो पक्ष होते थे, बायां पक्ष और दायां पक्ष। इसमें हमारे एक ही व्यंजक है अर्थात एक ही पक्ष होगा। तो संख्या y में से z को घटाना, अर्थात y में से z को घटा रहे हैं तो पहले आएगा y और बाद में आएगा z और बीच में आ जाएगा माइनस का निशान। तो इस तरह से ये हो जाएगा इसका व्यंजक, y में से z को घटाना। दूसरा है संख्याओं x और y के योग का आधा। आधा वो भी किसका? x और y के योग का। पहले हम करेंगे x और y का योग अर्थात x प्लस y और फिर करेंगे उसका आधा। आधा करने के लिए हमको क्या करना होता है? 1/2 से गुणा करना होता है। तो यहां लिख देंगे हम 1/2। तो इस तरह से हो जाएगा x और y के योग का आधा 1/2 x प्लस y। अगर वो बोले कि योग का 3/4 तो यहां पर क्या कर देना है? 3/4। तीसरा है संख्या z को स्वयं उससे गुणा किया जाता है, अर्थात z को हम z से ही गुणा कर रहे हैं। तो देखिए ये z, इसको पुनः हमने z से गुणा किया तो क्या प्राप्त हो जाएगा? z 2 बार गुणा हो रहा है इसलिए z की घात 2। ये ध्यान रखना है, गुणा में हमेशा घात आती है। अगर यहाँ पर हम z में z जोड़ते तब यहाँ पर आता 2z, लेकिन अभी हमने क्या किया? गुणा किया इसलिए आ जाएगा z की घात 2। ऐसे ही यहाँ पर मान लो y को हम y से गुणा करते तो क्या आता? y की घात 2। चौथा है संख्याओं p और q के गुणनफल का 1/4। p और q उनका क्या है? गुणनफल। तो देखिए पहले हम करेंगे p और q का गुणा और फिर कर देंगे उसका 1/4 अर्थात 1/4। तो देखिए क्या आएगा? 1/4 pq, क्योंकि जब p को q से गुणा करेंगे तो प्राप्त होगा हमें pq। दोनों संख्याओं x और y के वर्गों को जोड़ा जाता है। x और y के वर्ग, वर्ग मतलब उस पर कितनी घात लगानी है? 2 घात। तो दोनों संख्याएं x का वर्ग और y का वर्ग, और दोनों का क्या कर रहे हैं? हम जोड़ कर रहे हैं। तो x की घात 2 प्लस y की घात 2। इस तरह से लिख सकते हैं हम कि x का वर्ग जोड़ा गया, उसमें क्या? y का वर्ग। अगला है संख्याओं m और n के गुणनफल के 3 गुने में। m और n के गुणनफल के 3 गुना, ध्यान कीजिए m और n का गुणनफल अर्थात हो जाएगा mn। जब हम m को n से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? mn और उसके गुणनफल का कितना गुना है? 3 गुना। तो यहाँ पे लिख देंगे 3mn। तो इसका मतलब क्या हो गया? mn के गुणनफल का 3 गुना, और उसमें जो हमको कितना जोड़ना है? 5 जोड़ना है। जोड़ का मतलब प्लस, और कितना जोड़ना है? 5। तो यहाँ लिख देंगे हम 3mn प्लस 5। ये कहलाएगा संख्याओं m और n के गुणनफल के 3 गुने में 5 जोड़ना। अगर वो बोलता 5 घटाना तो जोड़ की बजाय यहाँ पर आ जाता माइनस का निशान। फिर सातवां इसका है 10 में से संख्याओं y और z के गुणनफल को घटाना। 10 में से हमको घटाना है संख्याओं y और z के गुणनफल को। ध्यान कीजिए, तो पहले आएगा 10, क्योंकि इसमें से हमको घटाना है किसको? y और z का गुणनफल अर्थात y गुणा z। जब y को z से गुणा करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा yz। तो इसका व्यंजक हो गया 10 माइनस yz। आठवां है संख्याओं a और b के गुणनफल में से। अब दो संख्याएं कौन कौन सी दी है? a और b, उनका गुणनफल हो जाएगा ab। तो देखिए संख्याओं a और b के गुणनफल में से अर्थात a गुणा b में से उनके योग को घटाना। जो a और b का गुणा है उनका ही क्या करना है? हमको योग करना है और उनको घटाना है।
तो इसमें ध्यान रखना है आपको कि दोनों के योग को घटाना है, इसलिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, पहले कोष्ठक लगाना पड़ेगा। ये सबसे इसमें इंपॉर्टेंट बात है। तो a को b से गुणा किया तो ab आ गया, और उसमें से घटाएंगे तो क्या आएगा, ab माइनस कोष्ठक में a प्लस b। तो इस तरह से ये हमको विभिन्न प्रकार की स्थितियां दी गई थी, और इन स्थितियों को बहुत ध्यान से देखने के बाद में हमने उन पर आधारित क्या लिखे हैं, ये सब क्या कहलाते हैं, बीजीय व्यंजक। तो आपको इसी तरह से आप इन प्रत्येक का एक एक उदाहरण और बना सकते हैं संख्या बदलकर, और आपको इनकी प्रैक्टिस और अच्छी तरह कर सकते हैं, जिससे कि आपको कोई भी बीजीय व्यंजक पूछा जाए वो आपसे कभी भी गलत नहीं हो। और बीजीय व्यंजक आपको लिखने आ गए तो आप फिर समीकरण वाली जो प्रश्नावली उसका दोहरान आसानी से कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 में हमको बोला गया है, निम्न व्यंजकों में पदों और उनके गुणनखंडों को छांटकर पेड़ आरेख बनाइए। अर्थात हमको कुछ दिए गए हैं व्यंजक, उनमें उनके पद को अलग करना है, फिर उनके गुणनखंडों द्वारा पेड़ आरेख बनाना है। तो इसका हमारा पहला है x माइनस 3। तो देखिए x माइनस 3 से हम किस प्रकार बनाएंगे पेड़ आरेख। तो एक तो इसका पद हो गया x और एक हो गया इसका माइनस 3। तो ये हो गया x माइनस 3 का पेड़ आरेख। अब इसको हम आगे हल नहीं कर सकते, इसलिए ये यहीं पर खत्म हो गया। दूसरा है 1 प्लस x की घात 2। अब देखिए इसमें कितने पद है, कुल 3 पद है। यहां पर 2 पद थे इसलिए हमने 2 शाखाएं निकाली। अब 3 पद आ गए, इससे हम निकालेंगे 3 शाखाएं। पहली शाखा में 1, दूसरी शाखा में x और तीसरी शाखा में x स्क्वायर। तो इसका गुणनखंड आगे नहीं हो सकता, इसका भी आगे नहीं हो सकता, लेकिन देखिए ये x की घात 2 है, अर्थात यहां पर इसका गुणनखंड हो सकते हैं आगे x और हो जाएगा इधर भी x। तो इस तरह से ये हो गया 1 प्लस x की घात 2 का पेड़ आरेख। बस आपको ध्यान रखना है जिसके गुणनखंड आगे हो रहे हैं उसके आपको गुणनखंड आगे करने हैं। तीसरा है हमारा इसका y माइनस y की घात 3। तो देखिए y माइनस y की घात 3, इसमें 2 ही पद हैं तो 2 शाखाएं निकलेगी y और माइनस y की घात 3। लेकिन अब यहां पे देखिए ध्यान से, y के ऊपर घात लग रही है 3, अर्थात इसके गुणनखंड आगे होंगे, और माइनस में है तो इसका जो एक गुणनखंड होगा वो होगा -1, दूसरा होगा y, तीसरा होगा वो भी y, और जो चौथा होगा वो क्या होगा y। तो देखिए माइनस y की घात 3, क्योंकि आपको बताया था कि अगर y चर राशि के साथ में कुछ भी नहीं है तो हमेशा कितना लिखा हुआ मानते हैं हम, 1 लिखा हुआ मानते हैं। तो ये 1 यहाँ पर किसका आएगा, माइनस का आएगा, इसलिए इसको लिखना जरूरी है। -1 y। इस तरह से y माइनस y की घात 3 का पेड़ आरेख और गुणनखंड हम इस प्रकार लिख सकते हैं। इसी का डी भाग है हमारा 5xy की घात 2 प्लस 7x 2y। 5xy की घात 2 प्लस 7x की घात 2y, ये है हमारा इसका डी पार्ट। अब इसमें देखिए आपको ये अलग है क्योंकि इसमें y के ऊपर घात 2 है, ये अलग है, दोनों अलग अलग पद हैं। तो इस तरह से इसमें कितने पद हो गए हैं, 2 पद हो गए हैं। तो हम इन दोनों पदों में पहले 2 शाखाएं निकाल सकते हैं। इसकी पहली शाखा आएगी 5xy की घात 2, दूसरी शाखा आएगी 7x 2y। अब इससे हम गुणनखंड कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। एक तो हो जाएगा इसका जो अंक है 5, फिर हो जाएगा एक x, और y की घात 2 है, अर्थात y को हमको कितनी बार लिखना है, 2 बार लिखना है। तो इस तरह से ये तो हो गए पद और ये हो गए इसके गुणनखंड। अब देखिए इसमें एक तो आएगा 7
अब इसमें x 2 बार है क्योंकि x की घात 2 है, तो x, यहां पर भी आ जाएगा x और अंतिम आ जाएगा y। तो इस तरह से पद और ये हो गए पद के गुणनखंड। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं। अब इसी का देखिए ई भाग, वो हमको दिया गया है -ab प्लस 2b स्क्वायर -ab प्लस 2b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। तो इस तरह से आपको दिख रहा होगा, इसमें 3 पद है। यहाँ पे देखिए 3 पद है यहाँ पर, और यहाँ पर इसलिए कितनी शाखाएं निकलेगी, इससे 3 शाखाएं निकलने वाली है। पहली निकली -ab की, दूसरी निकली 2b का वर्ग, तीसरी निकली -3a का वर्ग। अब जो ये -ab लिखा हुआ है, आपको ध्यान है अभी बताया था कि हमारे जब कुछ भी नहीं होता तो साथ में अपन कितना मानते हैं, 1 मानते हैं। तो ये है -1ab। तो जब हम इसको लिखेंगे तो देखिए गुणनखंड इसके, एक तो हो जाएगा -1, एक हो जाएगा a और तीसरा हो जाएगा b। तो इस तरह से गुणनखंड हो गया -1ab। फिर अगला है 2b की घात 2। तो इसमें देखिए एक हो गया 2, फिर हो जाएगा b और फिर एक और गुणनखंड हो जाएगा कितना, b। तो ये हो गया 2b की घात 2। फिर है -3a की घात 2। अब यहां पर जो इसके साथ चर राशि से गुणांक हमको दिया हुआ है, तो इसलिए हमको यहाँ पे -1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे यहाँ पर हमने लिखा था -1, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं -3। तो एक -3 हो गया, फिर हो गया a और एक हो जाएगा a। तो इस तरह से देखिए ये हमारा 2 पदीय था, ये फिर 3 पदीय आ गया, ये 2 पदीय, ये 2 पदीय और ये आ गया 3 पदीय। तो इस तरह से हमने पहले लिखे इसके पद और जो उसके बाद में लिखे हैं वो है इसके गुणनखंड। तो इस तरह से जो इस तरह से बनता है उसको हम बोलते हैं पेड़ आरेख, क्योंकि देखिए ये एक पेड़ के रूप में आगे बढ़ रहा है। पहले एक, फिर उसकी 2 शाखाएं, फिर उससे बहुत सारी शाखाएं। तो इस प्रकार अगर हमसे पूछा जाए कि व्यंजकों को आप गुणनखंड करके पेड़ आरेख के रूप में लिखिए, तो आपको बस ध्यान रखना है उनके चिन्हों का और उसी के अनुसार उनका पेड़ आरेख बनाना है। अब प्रश्न नंबर 2 के दूसरे में हमको पद और उनके गुणनखंड केवल लिखने हैं, पेड़ आरेख नहीं बनाना है। तो पहले देखिए -4x प्लस 5 में एक पद हो गया -4x, दूसरा हो गया 5। अब इसके जब गुणनखंड लिखेंगे तो -4x के हो जाएंगे -4, x और 5 के 5 गुणनखंड रहने वाले हैं। तो इसको ऐसे के ऐसे लिख देंगे। इस तरह से ये 2 पद हो गए। फिर अगला है 5y प्लस 3y की घात 2। इसके पद हैं हमारे 5y और 3y की घात 2। जब 5y के गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5, y। 3y की घात 2 के करेंगे तो 3 आएगा, और y की घात 2 है तो 3y और y। इस तरह से अगर कोई 2 घात वर्ग आ जाए तो उसको हमको अलग अलग करके लिखना है, क्योंकि हमको क्या चाहिए, उसके गुणनखंड चाहिए। फिर है xy प्लस 2x की घात 2, y की घात 2। तो पहला पद तो हो गया इसका xy, दूसरा हो गया 2x की घात 2 और y की घात 2। अब जब xy का करेंगे तो क्या आएगा, x, y, और 2x की घात 2, y की घात 2 का करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, देखिए 2x की घात 2 मतलब x, x, y की घात 2 मतलब y, y। तो इस तरह से होगा ये इसके गुणनखंड 2x 2 y 2। इसका अंतिम है 1.2ab माइनस 2.4b प्लस 3.6a। तीनों पद अलग अलग है, इसलिए
तीनों पद अलग अलग है तो कितना हो गया, त्रिपदीय हो गया। तो लिख देंगे 1.2 AB माइनस 2.4 B और 3.6 A। अब 1.2 अलग हो जाएगा, A अलग हो जाएगा और B अलग हो जाएगा, फिर माइनस 2.4 अलग हो जाएगा और B अलग हो जाएगा और अंतिम है 3.6 और क्या हो जाएगा, A। तो इस तरह से पहले और दूसरे में कोई अंतर नहीं है। पहले में हमने पद भी लिखे थे, गुणनखंड भी लिखे थे पेड़ आरेख के रूप में। इसमें क्या करना है, हमको सारणी बना के पद अलग लिख देना है और गुणनखंड अलग लिख देना है। बस चिन्हों का ध्यान रखना है, जिसमें माइनस आ रहा है उसमें गुणनखंड में माइनस जरूर लगाना है। प्रश्न नंबर 3 में हमको कुछ व्यंजक दिए गए हैं। इसमें हमको उन पदों के संख्यात्मक गुणांक लिखने हैं जो अचर न हो। अर्थात हमने पढ़ा है दो प्रकार के पद, चर और अचर। हमको इनमें केवल वही पद लिखने हैं जो चर हैं। तो देखिए ये तो अचर है और ये है चर पद। तो पहले लिखेंगे अब इसका मान -3t का वर्ग। अब इसमें हमको केवल लिखना है संख्यात्मक गुणांक, अर्थात ये नहीं लिखना है चर, केवल लिखना है -3, ये कहलाता है गुणांक। अगला है इसमें देखिए ये अचर है और ये सब है चर, तो ये तीनों लिखेंगे हम t² और t की घात 3। अब आपको बताया हुआ है कि अगर कुछ नहीं है तो हम कितना मानते हैं, यहाँ पर 1 मानते हैं। तो इस तरह से 1 यहाँ पर लगा हुआ है तीनों के साथ में, तो t का गुणांक भी 1 हो गया, t² का भी 1 हो गया और t की घात 3 का भी 1 हो गया। तो तीनों के गुणांक हो गए यहाँ पर 1 1 1। इसमें देखिए तीनों पद अचर हैं, अर्थात तीनों लिखने पड़ेंगे हमको, क्योंकि हमको यहाँ पर लिखने हैं चर पद। x भी आएगा, 2xy भी आएगा और 3y भी आएगा। सबसे पहले देखिए x के साथ कुछ नहीं है, मतलब 1x है ये, तो x का गुणांक हो गया यहाँ पर 1। फिर xy के साथ में देखिए संख्यात्मक मान क्या है, 2, तो xy का गुणांक हो जाएगा 2। y के साथ संख्यात्मक मान है 3, तो ये हो जाएगा 3। 100m प्लस 1000m, ये भी है हमारे चर, तो लिख देंगे इनको भी हम 100m और 1000n। तो m का गुणांक संख्यात्मक मान क्या हो गया, 100, तो m के साथ लिख देंगे यहाँ पर 100 और 1000n, मतलब n का जो संख्यात्मक गुणांक है वो कितना है, 1000। तो इस तरह से संख्यात्मक गुणांक से आपके दिमाग में बिल्कुल भी शंका नहीं रहनी चाहिए कि बीज या चर के साथ में जो गुणा हो रहा हो वही कहलाता है संख्यात्मक गुणांक। -p की घात 2 q की घात 2, -p की घात 2 q की घात 2 और दूसरा है 7pq। तो इसके साथ कुछ भी नहीं है, मतलब कितना मान जाएगा, -1, क्योंकि -1 p की घात 2 q की घात 2 है ये, और ये PQ के साथ में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 7, तो इसका गुणांक हो जाएगा 7। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर PQ है लेकिन यहाँ पर PQ की घात 2 है, उनका गुणांक अलग आएगा, इनका गुणांक अलग आएगा। अब देखिए दशमलव में भी हम लिख सकते हैं बीजीय व्यंजक को 1.2a, 1.2a और 0.8b। अब यहाँ पर देखिए a का गुणांक क्या हो गया, 1.2, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1.2 और b का गुणांक हो गया 0.8, तो यहाँ लिख देंगे 0.8। तो इस तरह से अगर हमको बीजीय व्यंजक दिए गए हैं और उसमें पूछे कि इसमें चर पद लिखकर उसके संख्यात्मक गुणांक लिखिए, तो पहले बीजीय व्यंजक लिखेंगे, फिर हम चर पद लिखेंगे जो उसमें दिया हुआ है, और फिर जो उस चर में गुणांक संख्या हो रही है अर्थात जो संख्या लिख देंगे वहां पर। तो इस प्रकार ये सारणी को हम हल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 में हमको व्यंजक दिए गए हैं, उनमें हमको
केवल वे पद पहचानने हैं जिनमें y स्क्वायर है और फिर उनका गुणांक लिखना है। तो देखिए एक व्यंजक दिया गया है 8 माइनस एक्स वाई स्क्वायर, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि y स्क्वायर वाला पद कौन सा है, माइनस एक्स वाई स्क्वायर। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इनको चिन्ह सहित लिखना है। अब y स्क्वायर का गुणांक अर्थात y स्क्वायर से जो गुणा हो रहा है वही कहलाएगा उसका गुणांक, चाहे वो चर हो या अचर हो। तो y स्क्वायर से गुणा हो रहा है माइनस एक्स, तो इस तरह से y स्क्वायर का गुणांक हो गया यहाँ पर माइनस एक्स। जिसका गुणांक पूछा जाए वो हमको नहीं लिखना है, उसके अलावा बाकी सब लिखना है चिन्ह सहित। फिर इसमें देखिए 5y स्क्वायर, अब इसमें क्या है, y स्क्वायर का गुणांक बताइए जल्दी से। हाँ बिल्कुल ठीक बताया आपने, 5। इसमें देखिए y स्क्वायर वाले पद, पहले y स्क्वायर के पद लिखने हैं, तो इसमें दो पद हैं y स्क्वायर के, एक तो है माइनस 15x वाई स्क्वायर, माइनस 15x वाई की घात 2, और एक है 7y की घात 2। तो देखिए पहले हम इसमें देखेंगे y स्क्वायर का गुणांक, हटा दीजिए y स्क्वायर को, क्या बचा माइनस 15x। तो इस तरह से y स्क्वायर का गुणांक हो गया माइनस 15x और यहां पर हो जाएगा केवल 7। तो देखिए एक ही व्यंजक में y स्क्वायर के दो गुणांक भी हो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों पद अलग अलग है, इसलिए हमने दो अलग अलग गुणांक लिखे हैं y स्क्वायर के। तो इस तरह से इसमें आपसे y स्क्वायर की बजाय जो इसका पहला था उसमें हमने पहले x वाले गुणांक लिखे थे, इसमें हमने लिखे हैं y स्क्वायर वाले गुणांक। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको बहुत सारे पद दिए गए हैं, इनमें हमको एक पदी, द्विपद और त्रिपद के रूप में व्यक्त करना है, अर्थात अलग अलग छांट के लिखना है। तो इनको आप इस तरह से एक सारणी बनाकर भी कर सकते हैं, पहले में एक पदी, दूसरे में द्विपदी और तीसरे में त्रिपदी। तो देखिए ये है दो पद, दोनों अलग अलग है, इसलिए 4y माइनस 7z हो जाएगा द्विपदी। फिर y स्क्वायर केवल एक पद, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई, कितने पद हो गए, 3 पद। इस तरह से आप देखते जाएंगे और लिखते जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी और सारणी बनेगी, उससे आपको प्रश्न का उत्तर अच्छा भी लगेगा। अब देखिए 100 केवल एक ही पद है ये, तो ये आएगा एक पदी में। फिर ए बी माइनस ए माइनस बी, तीनों अलग अलग हैं, तो ये आएगा त्रिपदी में, ए बी माइनस ए माइनस बी। फिर देखिए 5 माइनस 3t, ये आएगा द्विपदी में। फिर देखिए 4p स्क्वायर क्यू माइनस 4p क्यू स्क्वायर, इसमें भी देखिए दो पद हैं, दोनों आपको लग रहा होगा समान है, एक ही पद है, लेकिन दोनों अलग अलग है क्योंकि p और q के ऊपर घात अलग अलग है। तो 4p स्क्वायर क्यू माइनस 4p क्यू स्क्वायर। फिर 7mn, अकेला है ये क्योंकि जोड़ बाकी का निशान नहीं है इसके मध्य में। फिर देखिए जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 8, तीन पद है इसमें अलग अलग, तो ये आएगा त्रिपदी में, जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 8। अगला देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ आप बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितने पदी है, शाबाश बिल्कुल ठीक बताया आपने, द्विपदी। चलो अब ये कौन बताएगा, जेड स्क्वायर प्लस जेड कितने पदी है, हाँ आप बताओ, शाबाश ये भी है द्विपदी क्योंकि इसमें भी दोनों अलग अलग है। और अंतिम 1 प्लस एक्स प्लस एक्स, हाँ आराम से त्रिपदी, शाबाश 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से देखा, बहुत सारे विद्यार्थी तो बीच बीच में बोल रहे हैं, तो इसका मतलब उनको समझ में आ चुका है कि 3 पद होने पर त्रिपदी, 2 पद होने पर द्विपदी और एक अकेला पद होने पर एक पदी। इस प्रश्न में हमको बताना है कि दिए गए पदों के युग्म समान हैं या असमान। तो देखिए ये हमको युग्म दिए गए हैं, यहाँ पर हमको इसका प्रकार लिखना है समान या असमान। तो दोनों अगर चर राशियां हैं या दोनों अचर राशियां हैं तो वो समान पद कहलाएंगे। अगर एक चर है और दूसरा चर है, ये भी ध्यान रखना है, तो वो कहलाएंगे असमान पद। तो देखिए 1 और 100,
दोनों है समान पद क्योंकि दोनों संख्याएं हैं। -7x 5/2x, ये भी दोनों है समान पद क्योंकि दोनों में चर समान है, इसलिए ये कहलाएंगे समान पद। तो ये ध्यान रखना है कि जिसमें हमको चर समान दिए गए हों वही कहलाएगा समान पद। अब ये देखिए, इसमें संख्या तो समान है लेकिन दोनों में चर अलग अलग है, एक में x है और एक में y है, तो ये हो जाएगा असमान पद। तो इस तरह से पहचान ध्यान में रखेंगे तो आपको बहुत आसानी रहेगी। xy और ये है yx, तो आपको बताया था कि चरों में गुणन के क्रम के बदलने का कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये xy है और ये भी, इसको ही हम xy बोल सकते हैं। तो ये दोनों हैं समान पद। संख्याएं अलग अलग हो सकती है लेकिन चर अलग अलग नहीं होने चाहिए। यहाँ पे देखिए m²p, m की घात 2p और mp की घात 2, दोनों में घातों का अंतर है, अर्थात ये दोनों क्या है, अलग अलग है, तो ये हो जाएंगे असमान पद हो जाएंगे। ये ध्यान रखना है आपको कि दोनों पद कौन से हो गए, असमान। xz x की घात 2 z की घात 2, तो देखिए इसमें एक घात है, इसमें दो घात है, तो ये भी दोनों हो जाएंगे असमान। तो इस तरह से समान और असमान पदों की आप पहचान बहुत आसानी से कर सकते हैं। बस आपको उनके चर का ध्यान रखना है कि चर में दोनों चर समान होने चाहिए, अगर चर समान है तो उनकी घात भी समान होनी चाहिए। अंतिम प्रश्न है इस प्रश्नावली का, देखिए उसमें हमको समान पदों को छांटना है। बहुत ध्यान से, समान पद मतलब अर्थात जो चर राशियां होंगी उनकी घात भी समान होनी चाहिए। जैसे -xy की घात 2 है, ये ध्यान दीजिए, -xy की घात 2, तो देखना है इसके समान पद, अर्थात जिसमें -xy की घात 2 हो वही पद हमको लेना है। ये देखिए ये नहीं होगा, ये 2xy की घात 2, ये है इसका समान पद, तो हम यहां लिख देंगे 2xy की घात 2। और देखिए और भी कोई है क्या समान, 2xy की घात 2 यहां पर और नहीं है, तो इसलिए ये दो पद हैं हमारे समान। अब देखिए और कौन सा समूह है, -4yx की घात 2, -4yx की घात 2। अब देखिए यहां पर और कौन सा है जिसमें x की घात 2 होनी चाहिए और y होना चाहिए, तो देखिए 20x की घात 2y। क्रम का फर्क नहीं पड़ता है, आपको ये ध्यान रखना है। बस ये ध्यान रखना है कि समान पद जो हम ले रहे हैं उनमें घात समान होनी चाहिए। 4yx की घात 2 और x की घात 2y मतलब एक ही है। अगला देखिए 8x की घात 2, तो ये देखिए -11x की घात 2, 8x की घात 2 -11x की घात 2। और देखें x की घात 2 वाला एक और पद है -6x की घात 2, तो अभी हमको कोष्टक बंद नहीं करना है, एक और पद आ गया -6x की घात 2। तो ये तीनों समान पद है, देख लीजिए तीनों में x की घात 2 कितनी है, समान बिल्कुल। अगला देखिए 7y, क्योंकि ये हम लिख चुके हैं यहाँ पर 7y, अर्थात हमको देखना है y वाला पद, तो 7y। और भी कोई y वाला पद है क्या, यहाँ पर देखिए ये है y वाला पद केवल, तो ये हो जाएगा y। इसके बाद में देखिए आप -100x, तो यहां पर हो जाएगा -100x। और देखिए x वाला ये है 3x। तो इस तरह से समान पदों को छांटते समय आपको घातों का ध्यान रखना है। तो एक बार चेक कर लीजिए कि कोई पद छूट तो नहीं गया हमारा। सबसे पहले देखिए हमने लिखा है xy की घात 2, फिर क्या लिखा है फटाफट जल्दी चेक करिए सब जने। एक कौन सा पद छूट रहा है ढंग से देखिए, जिसमें हमारे देखिए इधर
एक्स वाई है वो अभी हमने नहीं लिखा है, तो -11y(x) और 2x y, -11y(x) और 2x y, ये भी है बिल्कुल समान पद। तो इस तरह से आप गिन सकते हैं आप कितने पद है कुल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 2 और 2 4 और 3 7 और 2 9 और 4 13। तो इस तरह से ये सब हमारे इनमें से हमने छांट के लिखे हैं जो समान पद हैं। तो इस प्रकार हमारी प्रश्नावली 12.1 यही समाप्त होती है। अगली जो प्रश्नावली है वो भी हमारी बीजीय व्यंजकों के देखें किस पर आधारित है, आपको इन सबका रिवीजन ढंग से कर लेना है।